जनाब ये इसराइल और फ़लस्तीन का जो तनाज़ा है ना, ये अब एक कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 की एक वो थी, मिरास थी, विरासत में मिला है। बिल्कुल ठीक है। अब आप चेक करेंगे कि दुनिया के अंदर एक ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। Yes. ठीक है। हमने एक पॉडकास्ट भी किया था बूमर्स के ऊपर। यस अब बूमर्स दे आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी, वो सियासत से ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जी। और अब एक नई नस्ल आगे आ रही है जो कि मेरी और आपकी जनरेशन के जो लोग हैं वो सियासत के अंदर, दुनिया की सियासत में उनका ज़्यादा अमल होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो फ़लस्तीन और इसराइल का जो मसला वर्ल्ड वॉर 2 से हमने इस दुनिया में देखा, जिसमें कश्मीर भी आता है और भी काफ़ी आते हैं, लेकिन फ़लस्तीन और इसराइल का मसला दुनिया इससे ज़्यादा ग्रास्प करती है क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो काफ़ी वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू होती हैं। और हमारी जनरेशन जब हम लोग इंशाल्लाह सियासत के अंदर ज़्यादा अमल शुरू करेंगे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम के दरमियान वो कौन से वाक़यात थे जिसके बाद इस तनाज़े ने आग ज़्यादा पकड़ी और उसके बाद ये 1948 से एक लगातार जंग या जंग बंदी के दरमियान एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता था। अभी हमास ने जो किया, हमास ने बेसिकली सीज़ फायर तोड़ा है। ठीक है, जंग ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, सीज़ फायर था पहले? सीज़ फायर था, यानी आप इसको इस तरीके से देखें कि एक जंग चल रही है 1948 में। इसराइल जो है उसने अपनी आपकी यानी अपनी आज़ादी का ऐलान किया जिसको तमाम अरब ममालिक ने नहीं माना। उस टाइम नहीं माना? उस टाइम नहीं माना जब ये सारे यूरोप से आए थे, यूरोप से आए थे यहूदी सारे के सारे। और बरतानिया उस वक्त फ़लस्तीन का वो एक टाइप का वो था, मुहाफ़िज़ था, यानी एक प्रोटेक्टोरेट था कि जी मैं बचा कर रखूँगा जी। लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। एक नया मुल्क बनाया ना, एक बिल्कुल नया मुल्क बनाया है और एक ऐसा मुल्क बनाया कि जहाँ की जो आबादी है वो दूसरे ममालिक से, ज़्यादातर यूरोप से उठा के उधर डाली गई है। वो कहते हैं कि वो हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है। ये वो कहते हैं ये हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस। लेकिन इसकी जो शुरुआत है ना, इस इसराइल की तख्लीक की जो मैं क्या कहूँगा सफ़र, वो वर्ल्ड जंग अज़ीम अव्वल के अंदर उसकी एक पहला आपने सुना होगा बाल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है। बाल्फोर डिक्लेरेशन से शुरू हो जाता है। अब बाल्फोर डिक्लेरेशन हम तो कह देते हैं जी कि अंग्रेज़ों ने ऐसे ही जाके ऐलान कर दिया कि जी हम फ़लस्तीन में जॉर्डन रिवर से लेकर तो लेबनान तक एक इलाका दे देंगे यहूदियों को, ऐसे साइन कर दिया। ऐसे साइन नहीं था हुआ। जंग अज़ीम अव्वल के अंदर जर्मनी जीत रहा था। 1916 के आखिर तक जर्मनी जंग जीत रहा था और बरतानिया के लिए ये काफ़ी कह सकते हैं आप एक ज़िल्लत अमेज़ था कि हम जंग हार गए, हम ब्रिटिश एम्पायर हैं, पूरी दुनिया की 1/4 इलाके पे हुकूमत करते हैं और हम जर्मनी से हार गए। वहाँ पर बरतानिया के लिए बहुत ज़रूरी था अमरीकियों को जंग अज़ीम अव्वल में लाना। तो उस वक्त के जो ब्रिटिश ज्यूज़ थे जो कि ज़ायनिज़्म का हिस्सा थे, उन्होंने मशवरा दिया, यानी मशवरा किया कि उन्होंने कहा कि देखो हम अमेरिका को जंग में ले आएंगे, तुम ये हमारे हक़ में एक प्रॉमिस्ड लैंड का वादा कर दो। और यहूदियों ने अमेरिका को जंग में लेकर भी आए। अच्छा, जंग अज़ीम अव्वल में अमेरिका ऐसे नहीं था कूद पड़ा। उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन ज्यूज़ ने लॉबिंग की वुडरो विल्सन से, जो उस वक्त सदर था अमेरिका का, कि आपको जाना चाहिए जंग में। जंग में अमेरिका कूदा है, ठीक है, जंग जीते हैं। और फिर उसके बाद जब लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुई जंग अज़ीम अव्वल के बाद, अमेरिकन ज्यूज़ ने बहुत ज़्यादा ये इस लॉबी की बरतानिया के लिए कि जो फ़लस्तीन का इलाका है ना वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंदर आ जाए, सिर्फ इसीलिए कि जो बाल्फोर डिक्लेरेशन में वादा हुआ है वो बरतानिया पूरा कर सके। फिर हम उधर से आगे चलते हैं। एक जो बरतानिया ने ये यहूदियों के साथ डील की, एक जो अरब के साथ डील की। अरब के अंदर शरीफ हुसैन के साथ डील की हुई थी कि जी हम आपको एक अरब खिलाफत बना कर देंगे। जी। और पूरा उसके अंदर ये UAE, कतर, बहरीन, इराक, पूरी वो जो गल्फ़ है, पूरा जो आपका वो जो अरब स्पीकिंग वर्ल्ड है ना, वो उस खिलाफत में शामिल है। लेकिन वैसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बरतानिया ने एक तीसरी डील साइन की थी फ्रांस के साथ, जिसके अंदर उन्होंने ये मुआहदा किया हुआ था कि
उस्मानवी खिलाफत के जब टुकड़े हम करेंगे तो कौन से इलाके हमारे पास आएंगे, बरतानिया के पास। हाँ कौन से इलाके आएंगे फ्रांस के पास, जिसको हम साइक्स पीको एग्रीमेंट कहते हैं। यस। तो बरतानिया ने 3 जगह टांगे डाली हुई थी, सही है। और उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को, उन तीनों क्या मैं बोलूँ उनको, यानी पूरा करने के लिए बरतानिया ने वो जो खिचड़ी पका दी, उसके अंदर ना ही अरबियों को उनका हिस्सा मिल सका पूरा, ना ही यहूदियों का वादा पूरा हो सका। फ्रेंच का वादा पूरा हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन फिर उधर एक और वाक़या हो गया कि तुर्की आज़ाद हो गया। तुर्की के इलाके भी थे जो कि बरतानिया ने और फ्रांस ने आपस में डिवाइड करने थे, लेकिन वो उधर कमाल अतातुर्क ने इनकलाब एक आया, इनकलाब आया, आज़ादी की जंग लड़ी, बरतानिया को भी बाहर निकाला, फ्रांस को भी बाहर निकाला, और उसके बाद एक बड़ा अजीब गरीब किस्म का स्टेटस को पैदा हो गया मिडल ईस्ट के अंदर, उस इलाके में, जहाँ पे आपका जो उर्दन, इराक और ये फ़लस्तीन का इलाका ये बरतानिया के पास है, शाम, लेबनान ये आ गया उसके पास, फ्रांस के पास, ठीक है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि बरतानिया यहूदियों को इजाज़त दे रहे थे माइग्रेट करने के लिए। अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यहूदियों को जो यूरोप में रह रहे हैं उनको फ़लस्तीन आने का शौक़ क्यों है। उसकी तारीख़ बड़ी लंबी है, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस ये कहूँगा कि यूरोपियंस ने यहूदियों के साथ बड़ा ही एक गैर सफाकी सलूक रखा। 1200 साल की एक बहुत तवील तारीख है। क्रिश्चियंस और यहूदियों की पुरानी एक लड़ाई थी ना, बहुत पुरानी एक लड़ाई, एक दूसरे को ही मार रहे थे, बल्कि यहूदियों को इन्होंने मारा ही है ज़्यादा। यहूदियों को तो बहुत मारा है, इन्होंने यरूशलेम में भी मारा था, यरूशलेम के अंदर वो सलीबी जंगों से लेकर क्रूसेडर्स आते थे, वो सलीबी आते थे, वो ब्रूटल तरीके से मारते थे। स्पेन के अंदर जो किया, स्पेन के अंदर जब मुसलमानों का हुक्मरानी थी, बड़ा एक यहूदी उस दौर को याद करते हैं, मुस्लिम स्पेन को, कि मैं एक जोश प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था, अच्छा, और उसने बड़ा कैटेगोरिकली बोला दैट द गोल्डन पीरियड ऑफ जोश इंटेलेक्ट वाज मुस्लिम स्पेन। और उसने बड़ा कैटेगोरिकली बात की कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमारे सबसे अच्छे रवाबत जो हैं स्पेन के अंदर मुसलमानों के साथ रहे हैं। बट नेतन्याहू साहब अब नहीं मानते वो बात। अब नहीं, अब तो कुछ और रियलिटीज़ है ना, अब सियासी हक़ाइक़ कुछ और है। तो मूविंग फॉरवर्ड होता दरअसल ये है कि 19वीं सदी के अंदर नेपोलियन पावर में आता है, और ये जोइश क्वेश्चन जो है ना, ये अब काफ़ी यूरोपियन सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम हो चुका है। तो नेपोलियन कहता है कि मैंने ये मसला ना हल करना है। तो नेपोलियन फॉर द फर्स्ट टाइम 1800 साल के बाद यहूदियों की एक काउंसिल होती है, उसे कहते हैं सनहेड्रिन, जैसे हमारी मजलिस शूरा है ना, उनकी होती है काउंसिल ऑफ सनहेड्रिन। सनहेड्रिन का मतलब क्या है, 71 बंदे, ठीक है। अब वो 71 क्यों हैं, वो एक अलग स्टोरी है। अच्छा, वो काउंसिल ऑफ सनहेड्रिन के अंदर नेपोलियन उन बंदों को ये कहता है कि तुम लोगों ने ना अपनी जो एसिमिलेट हो जाओ यूरोपियन कल्चर के अंदर, रवायात के अंदर ना एसिमिलेट हो जाओ, ये जो अपनी यहूदियत है ना, इसको ना ज़रा साइड पे कर दो, हमारे साथ मिल जाओ, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। आजकल कुछ ऐसी बातें यूरोपियंस मुसलमानों को भी कहते हैं। यस बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल एसिमिलेट हो जाओ, छोड़ दो हमारे कल्चर को, अपना हमारे कल्चर छोड़ दो मज़हब को। ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि दिस इज़ द सेम, बिल्कुल वही चीज़ यूरोपियंस दोबारा कि तारीख अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है। और यहूदियों ने किया, एसिमिलेट किया, अपने नाम तब्दील किए, उन्होंने अपना हुलिया तब्दील किया, लिबास तब्दील किया। यहूदी नॉन ज्यू में शादी नहीं थे करते होते, मर्द कटल थे, इंटर मैरिजेस शुरू हो गई, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई। वो जो गैर सफाकी सलूक था ना, उसमें बल्कि इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, बेसिकली नेपोलियन से लेकर 1895 तक, ठीक है, 70 साल तक ना ये पक रहा है। और 1895 में एक वाक़या होता है जिसे तारीख़ आज भी याद करती है, ड्रेफस अफेयर के नाम से। अब ड्रेफस अफेयर इन शॉर्ट क्या था कि एक जूइश मिड लेवल मिलिट्री ऑफिसर था फ्रेंच आर्मी के अंदर, उस पे ना जर्मन जासूस होने का इल्ज़ाम लग गया। ठीक, वो इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के साबित भी कर दिया। उसको 20 साल की कैद भी सुना दी, फ्रेंच गायाना, वो लैटिन अमेरिका के अंदर। इस वाक़ये को ना एक बंदे ने बहुत ज़्यादा कवर किया, वो था थियोडोर हर्त्ज़ल, जिसने ज़ायनिज़्म मूवमेंट को
वो फाउंडर ऑफ द ज़ायनिस्ट मूवमेंट। अर्ली 20th सेंचुरी? नो, लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th। ठीक है। और थियोडोर हर्ज़ल सहाफ़ी था। अच्छा, उसने कवर इस तरह किया। उसने कवर उसकी यानी जो यहूदियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, उसने फिर अपने सहाफ़ती करियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो यूरोप के अंदर यहूदियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, हाँ, उसको कवर किया। ड्रेफस के गिर्द उसने अपनी पूरी करियर को बना लिया। ओह। ड्रेफस को उसने फिर आज़ाद भी करवाया, ये साबित करके कि कैसे ड्रेफस उस जासूसी के इल्ज़ाम से में शामिल नहीं था, बल्कि एक फ्रेंच ऑफिसर था। लेकिन वो जो कहते हैं ना, कश्ती अब निकल चुकी थी बंदरगाह से ज़ायनिज़्म की, जो ज़ायनिज़्म की कश्ती निकल पड़ी थी। और वहाँ से फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है, दे स्टार्ट कमिंग इनटू फ़लस्तीन। कश्तियों में आए। कश्तियों में, उस वक्त तो कश्तियाँ ही थी, तो कश्तियों में आना शुरू हो गए। पहले इन्होंने आकर ज़मीनें थोड़ी सी ख़रीदी, ठीक है। व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बरतानिया जो है ना, हाँ, उन्हें उसी वक्त ही दे देगा रियासत दे देगा। लेकिन एक आपकी बात इधर से आप कंटिन्यू करना, एक चीज़ तो उन्होंने की ना कि अपने आप को वो इंटरनली, आई थिंक एजुकेशन वाइज वो मजबूत करते गए यहूदी। तालीमी लिहाज से बहुत मजबूत हो चुके थे। वो स्किल्स हासिल कर चुके थे, मतलब अंडरग्राउंड भी रहते हुए नहीं। हाँ। इस वक्त वो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। ये जब वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड जूस आर मेन स्ट्रीम हर चीज़ के अंदर, या फिजिक्स के अंदर हो जाए, आप हर जगह पे उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया हुआ था। यानी वो जो उनके साथ जो उनकी रिजेंटमेंट थी या जो ज़्यादतियाँ थी, उन्होंने कहा हम इसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलेंगे। स्ट्रेंथ से बदला उन्होंने तालीम के अंदर, इल्म के अंदर काफ़ी आगे निकल गए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी न्यूक्लियर फिज़िक्स है, ये जर्मनी के अंदर किसी दौर में जूश फिज़िक्स कहते थे इसको, क्योंकि इसके सारे के सारे बानी तो नहीं मैं कहूँगा, जो इसके पायनियर्स थे वो ज्यूज़ थे। जूश साइंटिस्ट थे सारे के, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। बहुत थोड़े थे जो नॉन ज्यूज़ थे, ज़्यादातर ज्यूश थे। और जिसकी वजह से यहूदियों की जो एक कहते हैं ना कि एक कदर, एक वर्थ, वो यूरोपियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बढ़ भी गई थी। उनको खुश रखना ज़रूरी भी था, क्योंकि इल्म उनके पास आ गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो छा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और वजह भी है कि एक तो उन्हें खुश भी रखना है, लेकिन एक चैलेंज था बहुत बड़ा, स्पेशली बरतानिया के लिए, वो था बोल्शेविज़्म इन रशिया। ठीक है। रशिया एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रशिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बोल्शेविक्स का कब्जा हो गया, हुकूमत उन्होंने अपनी बना ली। ना हु वर बोल्शेविक्स, ना ऑल ऑफ देम, वो ज़्यादातर जो थे वो सारे यूक्रेनियन यहूदी थे। अच्छा। तो ये आपने समझना है, ये इमेज ये है कि उस दौर के अंदर दो बड़ी मेन स्ट्रीम जूश मूवमेंट्स हैं दुनिया में, एक ज़ायनिज़्म और एक है बोल्शेविज़्म। दोनों में फ़र्क क्या है? एक है एजुकेटेड जर्मन ज्यूज़, एक है वेल यू कांट से एजुकेटेड, मतलब थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड यूक्रेनियन पेजेंट्स, वर्किंग लेबर क्लास। ठीक है। एंड दैट लेबर क्लास जो थी वो थी एंटी इम्पीरियलिस्ट थी। ठीक है। दे वर अगेंस्ट, यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर उसके अगेंस्ट, ब्रिटिश एम्पायर होगी यार, आपकी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी दुनिया के अंदर, उसके बहुत खिलाफ थे, उनके खिलाफ थी। ठीक है। एक चीज़ आपने बात याद रखनी है कि आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रैक्टिसिंग ज्यूज़ थे, वो ओपनली अपने आप को एग्नोस्टिक ज्यूज़ कहते थे। ओके। ठीक है। लेकिन ज्यूज़ बट ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे। हाँ। लेकिन वो ये डिनाई भी नहीं थे करते, दे वर प्राउड ऑफ देयर जूइश आइडेंटिटी। ठीक है। जूइश शनाख्त के लिए बड़े प्राउड भी थे। बरतानिया को अपने जो यहूदी थे इन ब्रिटेन, इन अमेरिका, इन फ्रांस, उनको बोल्शेविक से दूर रखना था। क्यों रखना था? कि अगर ये चले गए वहाँ पर, बोल्शेविक्स के साथ मिल गए, तो तवाज़ुन ताकत का बहुत बिगड़ जाएगा, क्योंकि इल्म तो उनके पास बहुत ज़्यादा है। हाँ। और बोल्शेविक्स भी जो थे वो भी थोड़े से एंटी ज़ायनिस्ट थे, इस लिहाज से, यानी कि वो कहते थे स्टेट नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते थे कि भाई बोल्शेविक्स का बेसिकली जो मेन काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि भाई हमारे पास पूरा रशिया पर है। बोल्शेविक्स के जहन में था कि हम यहूदियों का घर जो है ना वो रशिया में बनाएंगे, उसमें बनाएंगे। यूक्रेन आइडेंटिफाई भी कर लिया हुआ था। भी आप अंदाज़ा लगाएं कि यूक्रेन के रशिया के साथ झगड़ा चल रहा है। यूक्रेन वॉज द ओरिजिनल इसराइल, बोल्शेविक्स की। अच्छा, इसलिए आजकल
इसलिए आजकल कुछ ना इतना ज़्यादा इतफाक़न हो रहा है कि उधर यूक्रेन की जंग चल रही रशिया के साथ, इधर इसराइल और फ़लस्तीन का झगड़ा शुरू हो गया, तो दे आइडेंटिफाइड यूक्रेन। लेकिन ज़ायनिस्ट व लाइक नहीं, हमने तो प्रॉमिस्ड लैंड है, उधर ही जाना है। प्रॉमिस्ड लैंड है वो फ़लस्तीन वाली, वो जो अंबिया की सरज़मीन, जो अंबिया की सरज़मीन, जो हमारे बावजदाद की सरज़मीन है, वो बावजदाद 1000 साल पहले थे, और ये वो उनका नैरेटिव, वो उनका जहन था। बरतानिया ने ज़ायनिस्ट को अपने साथ रखने के लिए दे स्टूड विद देम, उनकी माइग्रेशन अलाउ की, पॉलिटिकली उनको सपोर्ट भी किया इनिशियली, लेकिन नहीं दिया, उन ज़मीन उनको नहीं दी, क्योंकि बरतानिया के थोड़े से अपने भी सियासी मफादात थे। वो था कि सुएज़ कैनाल उन्होंने अपने कब्ज़े में रखनी थी जी, जो आजकल इजिप्ट के पास है, जो आजकल इजिप्ट के पास है। तो ज़मीन उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दी। ठीक है, पहले तो उन्होंने वो ज़मीनें ख़रीदना शुरू की जो कि बिल्कुल ही ना बंजर, वहाँ पे यानी ना ही कुछ छुक सकता था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। लेकिन जब और यहूदियों ने आना शुरू कर दिया उस फ़लस्तीन के अंदर, अब ये वो दौर है जब यूरोप के अंदर, स्पेशली जर्मनी के अंदर, नाज़ीज़म का भी राइज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और उन्होंने मारना शुरू कर दिया था, अभी नहीं शुरू किया। अभी नहीं शुरू किया नाज़ीज़ ने, अभी वो जो गुंडागर्दी थी ना, वो नहीं शुरू की, नाज़ीज़ ने शुरू नहीं किया अभी। लेकिन पढ़े लिखे थे, समझ गए कि ये इवेंचुअली होगा, इवेंचुअली इन्होंने हमारे ऊपर ही आकर अपना ना हमारे ऊपर नुकसान इन्होंने करना है, तो उन्होंने दे स्टार्टेड मूविंग आउट स्लोली। अब प्रॉब्लम क्या था कि अब उन्होंने वो ज़मीन ख़रीदनी थी जहाँ पर फ़लस्तीनी अरब अपनी काम ऑलरेडी कर रहे थे, धंधा वगैरह वो कर रहे थे, फसलें उगा रहे थे, जिस पे फ़लस्तीनी अरब ने इनकार भी किया। दे स्टॉप्ड सेलिंग देयर लैंड्स। यस, जहाँ पर फिर एक बड़ा एक कहते हैं ना एवोल्यूशन हुई। दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ मिलिटेंट विंग, ठीक है, जैसे कहते हैं हागना। हागना जो थी वो एक जूइश फोर्स थी जिसने जाकर लोगों को कोर्स करना शुरू किया कि तुम हमारी ज़मीन बेचोगे, नहीं बेचोगे तो बस फिर यानी काम तमाम तुम लोगों का। और ये सारा होना शुरू हो गया। ठीक है, ये फ़लस्तीन के अंदर शुरू हो गया, ये फ़लस्तीन में शुरू हो गया। अब फ़लस्तीनी अरब का उस वक्त जो नुकसान सबसे बड़ा क्या था, एक तो बिल्कुल ही लाइल थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लाइल यहाँ पे मार खा गए, मार खाइए सारी, और डिसऑर्गेनाइज थे। अच्छा, इजरायली, आज के इजरायलीज़, अब मुझे उसका, अभी आपने कहा कि वो फसलें उगा रहे थे, आज के इजरायलीज़ से अगर बात करें ना, इजरायलियों से, हाँ जी, उनकी गवर्नमेंट का स्टेट नैरेटिव ये है कि वो तो बंजर ज़मीनें थी, हमने वो वाकई में ये कहते हैं। मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ कि वो सारी ज़मीनें बंजर नहीं थी। इवन जॉर्डन पीटरसन ने ये कहा है, उसने कहा है कि आप उन पे एहसान कर रहे हो कि आपने उनकी ज़मीनें ज़रखेज़ करके की हैं। वो तो उन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त, जिसे वो कहते हैं कि गोल्ड ऑफ द अर्थ, या जो भी है कि एक सोना, उसको वो कहते हैं कि उन्होंने उजाड़ बयाबान रखा हुआ था अरब्स ने। वो मैं आपको मज़ेदार बात सुनाता हूँ, वो तो ये भी कहते हैं वहाँ पर तो इंसान भी नहीं थे रहते। इतनी एक्सट्रीम तक बातें, हाँ, अब तो एक्सट्रीमिज़म नज़र आती है, अब तो इतनी एक्सट्रीम पे गया, लेकिन नहीं, वहाँ पर लोग थे, वो फसलें उगा रहे थे। उन्होंने इनकार किया था कि हम नहीं बेचेंगे अपनी ज़मीनें। ठीक है, रेजिस्ट किया। हाँ, उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें खरीदी गई है। पाकिस्तान में होता भी है, आप कब्ज़ा ग्रुप किस तरह करते हैं, कब्ज़ा ग्रुप, तो वो भी आगना वो था कब्ज़ा ग्रुप। ठीक है, अरब ने बिल्कुल, अरबियों ने, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास रेजिस्टेंस करने का कोई वो ही नहीं था ना, क्योंकि वो तो बरतानिया के मरहूने मिन्नत थे। तो they had no मिलिट्री वगैरह कुछ, they had no military, जो भी उनको असलहा मिलता था वो अगर बरतानिया ने दे दिया तो दे दिया, वरना तो गए काम से। मतलब वो आराम से ले बैठे हुए थे, तो वो उन पे आ गए, वो बिल्कुल, यानी कहते हैं ना कि सोया हुआ है बंदा, और उसको एक बंदा बंदूक लेकर आ गया। तो इसके अंदर सबसे यहाँ पर कमज़ोरी थी अरबियों की। अच्छा, ये सारे जूश बंदूक लेके नहीं आए, वो एक मिलिटेंट ग्रुप, जो एक मिलिटेंट ग्रुप बना था, हगना, वो एक अलग मिलिटेंट ग्रुप बना था। लेकिन यस, जो एक कहते हैं अपना एक एजेंसी जो कायम हुई थी यहूदियों की रिहेबिलिटेशन के लिए फ़लस्तीन में, एजेंसी कायम हुई, उसका ना कोई कहते हैं कि नॉन वर्बल अंडरस्टैंडिंग थी हगना के साथ। हगना वदन, क्योंकि अगर हगना अपने आप को डायरेक्टली जोइश एजेंसी के मातहत शो करेगी तो फिर बरतानिया वाले कहेंगे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इस काम के लिए थोड़ी बुलाया था तुम लोग।